आइए दोस्तों, आईएएस पीछे सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज एक इतिहास का चैप्टर लेके आए हैं, मुगल वंश, जो बाबर से स्टार्ट होता है। जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत में मैंने वीडियो पूरा डाल चुका हूँ, दिल्ली सल्तनत का। और अब मुगल वंश यहाँ से स्टार्ट होता है। लोधी वंश के बाद आता है मुगल वंश। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट में पढ़ते हैं पूरी तरीके। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। तो मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। मुगल शासक किसकी शाखा के थे? तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मुगल शासक वास्तव में किसकी शाखा के थे? तो तुर्कों की चगताई शाखा में थे। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। तो चगताई कहाँ से पड़ा है? मंगोल नेता चगताई चंगेज खां के नाम पे पड़ा है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। क्या थे? मध्य एशिया, तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। कोई बात नहीं, रहने दो। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म जनवरी 14 फरवरी 1483 को फरगाना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतुब निगार खानम के घर में हुआ था। ठीक, तो बहुत आता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था। इसका मूल नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। ठीक, पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 ईस्वी में वह फरगाना के सिंहासन पर बैठा। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल की युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। तो 1501 में पहले सैबानी खां ने बाबर को हराया। ये सर ए पुल का युद्ध, तो ये याद कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन मिलाने के लिए आता है कि सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था। तो 1501 में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और सैबानी खां के बीच में। इसमें बाबर की पराजय हुई थी, यानी हार हुई थी। ठीक, 1494 में ये बैठा था। तो 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी में बैठ गया था। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा। 4 से 3 चले गए तो 1 बच गया, और 9 में से 8 चले गए तो 1 बच गया। तो 11 वर्ष की आयु में बाबर गद्दी पे बैठा था अपना। ठीक, गद्दी पे बैठा। ये बहुत आता है कि कितनी आयु में बैठा। तो 11 वर्ष की आयु में बैठा। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो सैबानी खां ने की थी युद्ध में तुलगमा पद्धति। ये सर ए पुल के युद्ध में की थी, जो यहाँ पे ये युद्ध है। इस युद्ध में सैबानी खां ने की और बाबर को पराजित किया। ये 1501 में सर ए पुल का युद्ध हुआ था। फिर आगे आते हैं। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 ईस्वी में या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा उपाधि का त्याग कर पादशाह उपाधि धारण की। यह बहुत आता है कि इनकी पैतृक उपाधि क्या थी। तो पैतृक जो उपाधि थी बाबर की, वो थी मिर्जा, जो यहाँ पे देख लीजिए अंडरलाइन है। और मिर्जा को त्याग करके उन्होंने कौन उपाधि धारण की? पादशाह। कौन से? काबुल विजय और 1506 या 7 में किया था अपना। ठीक, विजय के बाद जो है पादशाह उपाधि धारण किया। अगला, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आता छोटा सा कि आलम खां किसका चाचा था, या इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे। तो आलम खां थे। ठीक, उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था? आलम खां ने किया था। किसको?
बाबर को आमंत्रित किया था कि भारत पे अब आक्रमण कीजिए। तो 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। तो यहाँ पे आलम खां के बीच कटु संबंध चल ही रहे थे चाचा भतीजे में, और इधर क्या हो गया, जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां, इनसे भी नहीं पड़ रही थी आपकी इब्राहिम लोदी की। ठीक, तो दोनों लोगों की यहाँ पे मित्रता हो जाएगी, लोदी भी जाएंगे पीछे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे पीछे लोदी भागते हैं। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दे दिया। लो, उधर भी न्योता निमंत्रण मिल गया जो आलम खां ने दिया था, इधर जो है अब दौलत खां ने भी निमंत्रण दे दिया। चलो अब लोदी को जाना तय है, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास बाबर के पास संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। ठीक, बाबर को भी पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। लो, आप 3 जगह से, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, वहां से आलम खां जो चाचा भतीजे में नहीं मिल रहे तो आलम खां ने इधर पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने भी, तो तीकड़ी यहाँ पे हो गई। अब इब्राहिम लोदी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तो देखिए अब कैसे दिक्कतें आती हैं। बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ चुका है। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक किया कि इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो रण क्षेत्र में मतलब युद्ध करते हुए मारा गया, तो आपका है इब्राहिम लोदी, जो यही मारे गए हैं। ठीक, फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लोदी खत्म, यहाँ पे चालू अब बाबर, दिल्ली और आगरा पे हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब यहाँ से बादशाह की उपाधि चली गई, बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को, चलो ठीक करने दो, और मुगल वंश की नींव रख दी। जैसे ही पानीपत का युद्ध जीता उसी दिन समझ लो मुगल वंश की स्थापना इसने कर दी भारत में। ठीक, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। आगे, इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। तो ये बहुत ज्यादा तोपखाना भाई अब है तो फिर जान जाओ कि जीतेगा तो है ही है, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। सब कुछ तो पढ़ा होगा लेकिन उस्ताद अली कुली के विषय में नहीं पढ़ा होगा। ये तोपखाना का नेतृत्व कर रहा था बाबर की सेना में। ठीक, कौन कर रहा था बाबर की सेना में तोपखाने का नियंत्रण, तो नेतृत्व तो उस्ताद अली कुली कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हम इच्छा करते हैं कि आए और आपका सही हो। आगे, बंदूकचियों का नेतृत्व, देखो तोपखाना तो अली कुली चला रहा था, उस्ताद अली कुली, ठीक, और बंदूक का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहे थे। तो जब मुस्तफ़ा और अली कुली जब हैं तो फिर अब जीतेगा तो है ही है बाबर। ठीक, तो बंदूक का नेतृत्व
बंदूकियों का मुस्तफा। ठीक, आगे। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। तो ये बहुत आता है कि उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की गई लोगों के द्वारा। जैसे भी आप समझ लीजिए, भारत में सर्वप्रथम पानीपत की लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। तो ये भी क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। तो तोप का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अभी मैंने बताया उस्ताद अली कुली कर रहे थे। बंदूक का कौन कर रहा था, तो मुस्तफा कर रहा था। ये हम रिपीट करेंगे क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन है। ठीक, अगला। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, तो खानवा के युद्ध में की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। लो, अब पानीपत के बाद आता है खानवा का युद्ध। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब इसमें भी राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। ठीक, आगे था इस युद्ध, ये कब होता, 7 मार्च 1527 को होता। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित यानी हार गया। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। लो, खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी बाबर ने, गाजी की। मतलब इतनी उपाधियां इसने ले डाली भारत में कि बस जीता ही गए। तो गाजी का मतलब होता काफिरों को मारने वाला। क्या होता, काफिरों को मारने वाला। अगला, 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। चलो ठीक, चंदेरी पे बाबर ने कब अधिकार किया था, तो 1528 में किया था। वैसे से याद कर लीजिए। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। तो चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1528 में हुआ था। तो ये भी युद्ध चला गया। ठीक, ये भी जीत गया, चंदेरी का किला जीत लिया 1528। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 यानी 5 मई यानी 5/5/1529, ऐसे याद कर लीजिए। 5 तारीख है, मंथ कौन सा है, 5 ही है, और 1529 ऐसे याद हो जाएगा। तो घाघरा का युद्ध 5/5/1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। ये महमूद लोदी वही वाले हैं, उन्हीं के वंश जो पंजाब में थोड़े दिन के थे वही हैं। ठीक, तो ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 5 तारीख मंथ 5 है यानी 5 मई 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। अब इस युद्ध में जो भी बाबर विजयी रहा, महमूद लोदी फिर मारे गए। वो लोदी नहीं है, इब्राहिम लोदी अलग हैं, महमूद लोदी अलग हैं। ठीक है, ये महमूद लोदी हैं, वो इब्राहिम लोदी हैं जो पानीपत का युद्ध है। ठीक, तो ये अलग हैं व्यक्ति, वो अलग हैं। ठीक, बाबर का अंतिम युद्ध था। तो बाबर का अंतिम युद्ध कौन था, ये भी क्वेश्चन आ गया अपने पास से कि अंतिम युद्ध तो घाघरा का युद्ध था। कौन सा, घाघरा का युद्ध था। यही एक युद्ध है जो जर और थल के बीच लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध है जो बाबर द्वारा और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। महमूद लोदी मारे गए। ये एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल के मध्य लड़ा गया। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन जल और थल के मध्य कौन सा युद्ध, तो घाघरा का, ये घाघरा नदी है, बस वही समझ लीजिए। ठीक, अगला आगे देखते हैं। अपने विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिमदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया। कामरान को काबुल कंधार मिला। कामरान को क्या क्या मिला, काबुल और कंधार मिल गया, तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान हुआ। ठीक, ये काबुल और कंधार कामरान को मिल गया। ठीक, मुल्तान का प्रशासन दिया गया। ठीक, मुल्तान और कंधार किसको मिला, और काबुल कामरान को मिल गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने मीर यूसुफ को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, तो पंजाब का, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट। कौन कौन, भीरा, लाहौरपुर,
लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तक, बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। ठीक इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शा से बिहार तक फैला था। तो ये क्वेश्चन आता कि बाबर का जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो बदख्शा से बिहार तक। ये भी क्वेश्चन एक है। किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसके साम्राज्य में नहीं मिला। ये क्वेश्चन एक आ गया। निम्न में से कौन सा जो आधुनिक साम्राज्य जो बाबर में नहीं मिला, तो बाबर को नहीं मिला क्षेत्र, तो राजस्थान का क्षेत्र नहीं मिला। ठीक अब आगे तो यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। ये इंटरव्यू का हो गया कि अगर बाबर को नहीं मिला तो कोई कारण होगा नहीं मिलने का। तो उस समय बाबर के समय में ये जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे विभिन्न राजपूत शासकों का शासन चल रहा था, इसलिए वहाँ का नहीं था। ठीक तो राजपूत वंश वहाँ पे थे। ठीक अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबरनामा और तुजुक-ए-बाबरी एक ही चीज है, इनको दो नाम दे दिए गए हैं, बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी। ठीक बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो राज्यों का उल्लेख किया उनमें से विजयनगर तथा यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला चैप्टर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, उनमें एक था विजयनगर तथा दूसरा था मेवाड़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामे में कौन से ऐसे दो राज्य थे जिनका उल्लेख किया, तो विजयनगर का और मेवाड़ का। ठीक विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर ये दक्षिण में है, मेवाड़ राजस्थान का क्षेत्र है। तो हरिहर बुक्का वाला ये है, ठीक उन्हीं का कर लिया है। तो वहीं पे अभी आते हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, जो इसमें उल्लेख है, जो बताया है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक आगे तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं का में स्थान रखता है। तो तुर्की भाषा में है, क्या है, बाबर। ये तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा है तुर्की भाषा में। ठीक अकबर ने अब आते हैं यहाँ पे अकबर ने तो ये तुर्की भाषा में थे, क्या थी, बाबरनामा कहें या तुजुक-बाबरी। ठीक और कुछ नहीं। लेकिन बाद में क्या था, अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा को फारसी में रूपांतरण किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। और किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था। ठीक इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया। किसमें किया गया, दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुबय्यान लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, मुबय्यान लिखा है, ये मुस्लिम कानून की पुस्तक है, नवीन शैली में लिखा है। ठीक अगला बाबर की एक रचना रिसाल-ए-उसज, ये बहुत आपने नहीं सुना होगा लेकिन इसे अब याद कर लीजिए, रिसाल-ए-उसज। क्या नाम है, रिसाल-ए-उसज। इसको और नाम से जानते खत-ए-बाबरी। खत-ए-बाबरी तो लगा ले जाएंगे कि बाबर की हो सकती है, लेकिन रिसाल-ए-उसज आ जाएगा तब बाबर के पास नहीं जाएंगे, तब और कहीं भटकेंगे। तो इसलिए बाबर की रचना रिसाल-ए-उसज है, इसका दूसरा नाम है खत-ए-बाबरी। तो इसको याद कीजिए, ये तो लग ही जाएगा। ठीक जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था।
तो अब ये अब क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब ये वर्तमान हो गया है, वर्तमान समय में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो करंट से रिलेटेड हो जाएगा, हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो जाएगा, एक आयोग को क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन आएगा कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मीर करवाया था, तो ये आप लीजिए बाबर ने। ठीक, लेकिन सेना नायक जो थे मीर बाकी, उन्होंने किया था। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर का सेना नायक कौन था? तो मीर बाकी था। इसने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे राम मंदिर बनना है, इसको तुड़वाया गया है। ठीक, करंट के हिसाब से ही क्वेश्चन हो गया, और इतिहास को हो गया, एक आयोग को क्वेश्चन भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो दो तीन तरीके से यहाँ से होता है। ये आखिरी वाला तो क्वेश्चन आना चाहिए हमारे ख्याल से, आखिरी वाला सारे चैप्टर से मुगल वंश में ये एक मुगल वंश से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, हमें लगता है कि मीर बाकी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, और अब क्या है यहाँ पे? अब है राम मंदिर। ठीक, ठीक, तो आइए श्री राम मंदिर जिसे बोलते। ठीक, तो मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक।